हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम्स के रिगार्डिंग हमारी एग्जाम्स जो है वो बहुत ही पास आते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारा नॉटसेट का एग्जाम जो है वो बहुत करीब आता जा रहा है, हमारी छत के ऊपर आता जा रहा है, हमारे सर के ऊपर आता जा रहा है धीरे धीरे। और वैसे ही हमारी तैयारी भी मजबूत होती जा रही है, दिन ब दिन जैसे ही एग्जाम पास आ रहा है वैसे ही हमारी तैयारी जो है वो और भी मजबूत हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है बच्चों? कि सर बिल्कुल हो रही है। चलिए, आज की जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी को पता है कि जो हमारा 45 डेज चैलेंज जो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के ऊपर चल रहा है। कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सारे सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे बात समझ में, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे नॉर्सेट हो, चाहे आरआरबी हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो 100% आपके लिए ये कैसे होंगी, किफायती होंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो क्वेश्चंस अलग नहीं होते हैं, चाहे आरआरबी हो, चाहे आप आरआरबी की बात करें, चाहे डीएसएसबी की बात करें, चाहे ईएसआईसी की बात करें, चाहे नॉर्सेट की बात करें, क्वेश्चंस नर्सिंग के ही हैं। क्वेश्चंस किसके हैं बच्चों? नर्सिंग के ही हैं। जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे के सारे नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड हैं। तो कोई भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, चलिए। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको समझना है और उनका आंसर देना है। क्वेश्चन में हमेशा आपसे कहता हूं कि फ्री माइंड से मेरी क्लास देखा करें, ताकि आपको इजीली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट टू ए क्लाइंट। मतलब कि एक नर्स क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, एडमिनिस्टर करना है उसको मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट आप सभी को पता है। एंड द नर्स डिटरमाइन विच एरिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द इंजेक्शन ऑफ द मेडिकेशन। यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर देखो, यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि मॉन्टेक्स टेक्स्ट के साइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इंजेक्शन की साइट कौन सी होने वाली है। कि अपन जो मॉन्टेक्स टेस्ट यूज करते हैं, जो अपन मॉन्टेक टेक्स्ट यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे बच्चों? जो अपन टेस्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, कि कौन सी साइट पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मॉन्टेक टेक्स्ट होता क्या है, देखो। जो हमारा मॉन्टेक टेक्स्ट होता है, टेस्ट होता है, वो कैसा होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? कि सर टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सर क्वेश्चन आप पूछा गया है कि मॉन्टेक टेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि सर टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट होता है हमारा, कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? कि सर टीबी का होता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि टीबी के लिए जो टेस्ट आप करते हैं वो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है कि देखो कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म नियर ए मोल, एंड कि आपके पास कोई तिल या मस्सा है उसके पास आप क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। एंड inner aspect of the forearm, inner aspect of the forearm that is close to a burn scar। कि आपका मतलब कि इनर एस्पेक्ट का मतलब है कि ये वाला हिस्सा, एक तो बाहर वाला हिस्सा होता है, एक ये अंदर वाला हिस्सा होता है, कि इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, कि फोर आर्म का इनर एस्पेक्ट। लेकिन क्या कहा गया है कि क्लोज टू द बर्न स्कार, कि बर्न स्कार के पास आपको ये टेस्ट लगाना है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि कभी भी आपको ना ही मूल के पास लगाना है, ना ही कोई बर्न स्कार के पास लगाना है। आपको क्या करना है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म दैट इज नॉट हैवीली पिगमेंटेड, कि ये कोई हैवीली पिगमेंटेड नहीं होता है, यहाँ पे स्किन कोई काली नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैसी स्किन होती है, एकदम क्लीन स्किन होती है और हेयर फ्री होती है। कैसी होती है? क्लीन स्किन होती है और हेयर फ्री स्किन होती है। कौन सी वाली? इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म की जो स्किन होती है वो क्लीन और कैसी होती है, हेयर फ्री स्किन होती है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। जिस भी बच्चे ने थर्ड आंसर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसका आंसर जो है एकदम करेक्ट होने वाला है। नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा, कि आपको अपर आर्म मतलब कि ये वाला हिस्सा, तो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, दो हिस्से होते हैं, ये अपर आर्म होता है, ये फोर आर्म होता है। ये अपर आर्म होता है और ये
फोर आर्म होता है। तो फोर आर्म वाले हिस्से पे हमेशा यूज करते हैं, अपर आर्म वाले हिस्से पे यूज नहीं करते हैं, और जहां पे हेयर्स होते हैं वहां पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि मैंने आपको साइट बताई। साइट कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? कि साइट की बात करूं तो मैं आपसे बताता हूं कि आस्पेक्ट इनर एस्पेक्ट ऑफ कौन सी बताइए? कि इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। अगर आपसे कोई साइट के बारे में पूछता है तो आपको आंसर देना है, ठीक है। और कौन कौन सी साइट होती हैं? अगर मैं आपसे रूट की बात करूं कि रूट कौन सा होगा, तो कौन सा रूट बताना है आपको? इंट्रा डर्मल, मतलब कि जहां पे आप एएसटी ट्यूब लगाते हो। एएसटी का मतलब होता है कि आप टेस्ट करते हो किसी भी एंटीबायोटिक को कि ये पेशेंट के फीवर में है या नहीं है, इससे कोई एलर्जी कंडीशंस तो पेशेंट को नहीं होगी। एएसटी जहां पे लगाते हैं वहीं पे इसका टेस्ट लगता है। एएसटी कहाँ लगाते हैं? फोर आर्म के अंदर लगाते हैं। और हमें क्या करना है, जब भी हम मॉन्टेक टेस्ट को लगाते हैं, आपको क्या करना है? डेट एंड टाइम को क्या करना है? मेंशन करना है। डेट एंड टाइम वहां पे डालना है। और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो 24 से 72 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। 24 से 72 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। मॉन्टेक टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी साइट कौन सी होगी। इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है एनालिसिस का। साइट तो काफी होती है लेकिन मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। और रूट की बात करें, इंटरडर्मल रूट होता है। वहां पे जब भी हम टेस्ट लगाते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना है। और 24 टू 72 आवर्स तक इसका क्या होता है? इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इंफ्लामेटरी या फिर हम कह सकते हैं स्कार बनता है। यहाँ पे एक स्कार बनता है जिसकी जो हम कह सकते हैं कि जिसकी नॉर्मल जो लेंथ होती है, नॉर्मल जो लेंथ आपको देखने को मिलती है वो कैसी होती है? 0 से 15 एमएम की देखने को मिलती है। मोटा मोटी आइडिया आपको समझना है, बाकी इसके डिटेल में चीजें होती हैं। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि 0 से 15 जो एमएम होती है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। और जो 15 से अबव जाती है, 15 से एमएम से अबव जाता है, उसकी कंडीशन क्या देखी जाती है बच्चों? अगर ये 15 एमएम के ऊपर स्कार फॉर्मेशन बनता है या फिर आपका पिरामिड कोई ऐसा बनता है, अगर स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है 15 एमएम वाले एरिया से ज्यादा आपको रेडनेस देखने को मिलती है, इस कंडीशन को कहते हैं पॉजिटिव टीबी। पॉजिटिव टीबी, कि टीबी जो है वो बंदे को कैसी आ गई है? पॉजिटिव आपको देखने को मिली है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? मैंने आपको बताया कि 72 42 से 24 से 72 आवर्स तक का इसका टाइम होता है। हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन की साइट आईडी होती है। आईडी इंटरडर्मल हम लगाते हैं। इंटरडर्मल का जो इंजेक्शन लगता है वो कितने डिग्री पे लगता है? कि 15 डिग्री पे लगता है। कितने डिग्री पे लगता है? 15 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री पे इसका एंगल होता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और साइट्स की बात करूं आपसे, अगर मैं यहाँ पे कुछ और साइट्स की आपसे बात कर लेता हूँ कि और कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे रखी गई हैं, तो मैं आपसे साइट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एक दो साइट्स और रखी गई हैं कि कौन कौन सी साइट्स होती है। सबसे पहली साइट, एक तो मैंने आपको बताया कि फोर आर्म वाली होती है। और दूसरी जो साइट होती है वो कौन सी होती है? स्कैपुला के पास होती है। कहाँ होती है? कहाँ होती है? स्कैपुला के पास होती है। अपर बैक ऐसे लिख सकते हो, अपर बैक विनीथ द स्कैपुला। अपर बैक मतलब कि कंधे के साइड में, मतलब कि शोल्डर के नीचे की साइड जहां पे हेयर नहीं पाए जाते हैं, वहां पे आप इसका इंजेक्शन लगा सकते हो। नंबर तीसरी साइड कौन सी होती है? नंबर तीसरी साइड होती है डॉर्सल एरिया। अदर साइड कौन कौन सी होती है? डॉर्सल एरिया ऑफ द, कौन कौन सी होती है? कि डॉर्सल साइड्स इंक्लूड द, कौन सी होती है? डॉर्सल एरिया ऑफ द अपर आर्म एंड
नियर द स्कैपुला या फिर हम कह सकते हैं बीनीथ द स्कैपुला आपको देखने को मिलती है। सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है बच्चों? इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म होती है। आगे बात समझ में, स्कार फॉर्मेशन की बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हम इस पे पूरा लेक्चर आपको ले सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए। जितनी भी बातें मॉन्टेक टेस्ट से बनती हैं मैंने सारे आपको बता दी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कोई बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेट बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? A client admitted with the hospital. A client admitted to the hospital with the diagnosis of the right lower lobe pneumonia. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट लोअर लोब निमोनिया है पेशेंट को, एंड द नर्स ऑस्कल्टेट द राइट लोअर लोब। नर्स क्या करती है? राइट लोअर लोब के अंदर निमोनिया है, ऑस्कल्टेट करती है, एंड एक्सपेक्टिंग टू द नोट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रीथ साउंड्स। ऐसा कौन सा साउंड्स वहां पे देखने को मिलेगा? देखो, निमोनिया, निमोनिया का मतलब सिंपल सी बात होती है, निमोनिया का मतलब होता है एयर एक्यूमुलेशन। क्या होता है? एयर एक्यूमुलेशन, की हवा भर जाती है। अब कौन से वहां पे भरी है? कि सर राइट लोअर लोब के अंदर हवा भर चुकी है। राइट लोअर लोब के अंदर क्या भर चुकी है? एयर भर चुकी है, हवा भर चुकी है। जब हवा भर जाती है तो वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कंसोलिडेशन हो जाता है, टिश्यूज कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। कंसोली आपको क्या देखने को मिलता है? टिश्यू कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और जब टिश्यू कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है तो कौन सी कंडीशन अराइज होती है मेरे प्यारे लाल लालियों? कौन सी कंडीशन आपको अराइज होती है वो यहाँ पे पूछा गया है कि एब्सेंट होती है, वेसिकुलर होती है। देखो, वेसिकुलर जो साउंड होती है वो नॉर्मल साउंड होती है, आपको देखने को मिल सकती है। आप जब भी सुनते हो तो वेसिकुलर साउंड देखने को मिलती है। और जो हमारे कंसोलिडेशन टिश्यूज की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? वो ब्रोंकियल साउंड होती है। ब्रोंकियल साउंड्स होती है, मतलब कि जो भारी भारी सी आवाज आपको देखने को मिलेगी, भरी भरी सी आवाज देखने को मिलेगी, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी मेरे प्यारे लाल लालियों? कौन सी देखने को मिलेगी? आपको ब्रोंकियल साउंड देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी बच्चों? आपको कौन सी देखने को मिलेगी? ब्रोंकियल साउंड्स आपको देखने को मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट? यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चों? फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो और हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आगे बात समझ में, चलिए। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बात करता हूँ कि निमोनिया जो होता है, निमोनिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, निमोनिया जो होता है वो कैसा होता है? इन्फेक्शन कैसा होता है? कि सर हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। कैसा होता है? कि सर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया कैसा इन्फेक्शन होता है? कि कैसा होता है बच्चों? कि हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है हमारा? कौन सा होता है? निमोनिया जो होता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? ये रहा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को समझना, उसका आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला। अगर क्वेश्चन समझने वाला है तो आपको डेफिनेट समझना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन समझ में आ गया तो 100% इसका आंसर आप कर दोगे। आगे बात समझ में, चलिए। ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज अ डिस्निक। एक हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट है जो डिस्पैनिक हुआ है एंड हैज बीन द डायग्नोस्ड विद द लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स बाय द चेस्ट एक्सरे। आपने चेस्ट एक्सरे करवाया है, पेशेंट को क्या हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ आ रही है। डिस्पेनिक का मतलब होता है, डिस्पैनिक का मतलब होता है डिस्निया। डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर सांस लेने में तकलीफ होना क्या कहलाता है? डिस्पैनिक कहलाता है। और डिस्पैनिक क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है? लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मतलब कि उसकी थोरेसिक कैविटी के अंदर हवा भर चुकी है, नीमो भर चुका है। नीमो का मतलब होता है एयर एक्यूमुलेशन हो जाना। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या हो जाना? एयर एक्यूमुलेशन हो जाना। आपने कैसे पता लगाया है? चेस्ट एक्सरे के थ्रू पता लगाया है। आफ्टर इंसर्शन ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर, कि
पेशेंट को क्या किया गया है, सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला गया है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे कराया तो उसको क्या देखने को मिला, न्यूमोथोरेक्स देखने को मिला। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व बाय द नर्स इंडिकेट द न्यूमोथोरेक्स इज रैपिडली वर्सनिंग, कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन सा ऐसा इंडिकेशंस आपको देखने को मिलेगा? क्या हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा, या फ्लैट नेक वेन्स हो जाएंगी, नेक की जो वेन्स है वो फ्लैट हो जाएंगी, या पेन विद द रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, या ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपको करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखो, घबराना नहीं है, समझना, इस बात को समझना है, घबराना नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की बात करता हूं, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है कि एयर एक्यूमुलेशन इन द thoracic cavity, एयर एक्यूमुलेशन हो जाना थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या कहलाता है, न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। दूसरी बातें और होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है बायोथोरेक्स, पस का एक्यूमुलेशन हो जाना थोरेसिक कैविटी के अंदर। एक होता है हीमोथोरेक्स, इसका मतलब हीमो का मतलब होता है ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना, क्या कहलाता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना क्या कहलाता है, हीमोथोरेक्स कहलाता है। नीमो का मतलब हवा हो जाना। एक होता है हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स का मतलब होता है पानी भर जाना, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो इसका मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमोथोरेक्स का। तो न्यूमोथोरेक्स के अंदर आपने देखा कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या देखने को मिला है, न्यूमोथोरेक्स के अंदर आपको एयर एक्यूमुलेशन हो गई है, किसके अंदर, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब आपको ये समझना है थोरेसिक कैविटी के अंदर जब भी एयर बढ़ती है तो क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उनको जगह कम हो जाती है। पेशेंट के लंग्स को जगह कम देखने को मिलती है एक्सपांड होने के लिए। और जब एक्सपांड होने के लिए जगह कम मिलेगी तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग के लिए, पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ बात करता हूँ कि जो न्यूमोथोरेक्स होता है, न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिमेट्री, एसिमेट्री ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक जो कैविटी होगी वो एसिमेट्री हो जाएगी। मतलब एसिमेट्री का मतलब होता है कि वो समान नहीं रहेगी, वो एक तरफ से फूली हुई, एक तरफ से सिकुड़ी हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। और ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा। ट्रेकियल डेविएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल नॉर्मल जो हमारी क्या होती है, हमारी ट्रेकिया होती है वो स्ट्रेट होती है। अब सपोज दैट इधर की साइड में हवा भर चुकी है तो ये कैसी हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट का मतलब जैसे सपोज दैट हवा भर गई है, हवा भर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, ये ऐसी देखने को मिलेगी। मतलब कि एक साइड तक झुक जाएगी, एक साइड तक झुकी हुई या डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रेकियल डेविएशन अनअफेक्टेड साइड, हाई वर्सेस में। और तीसरी चीज आपको जो बीपी देखने को मिलेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। और डिस्टेंडेड नेक वेन्स देखने को मिलेगी, डिस्टेंडेड नेक वेन्स आपको देखने को मिलेगी, कैसी देखने को मिलेगी। और अगर वर्सनिंग कंडीशन होगी तो साइनोसिस वी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये बात आपको समझनी है। न्यूमोथोरेक्स के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, एसिमेट्री ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ट्रेकियल डेविएशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, और डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती हैं, साइनोसिस देखने को मिल सकता है। लेकिन अब कंडीशंस आपको क्या दिखाई गई है यहाँ पे, आपको जो कंडीशंस यहाँ पे दिखाई गई है वो क्या दिखाई गई है कि हाइपरटेंशन, भैया हाइपरटेंशन नहीं होता है, हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है, हाइपो होता है, ठीक है, ये बात गलत हो गई है। फ्लैट नेक बीन्स, मतलब फ्लैट नेक बीन्स नहीं होंगी, डिस्टेंडेड हो जाएंगी। नीमो भर जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड नेक बीन्स देखने को मिलेगी।
पेन ऑन रेस्पिरेशन एक कंपल्सरी हम कह सकते हैं कि कॉमन मैकेनिज्म है। अगर कोई भी डिफिकल्टी रेस्पिरेशन के थ्रू होती है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो पेन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पर्टिकुलर साइन नहीं है। मैंने आपको बताया ट्रेकियल डेविएशन ऑन द राइट साइड, ट्रेकियल डेविएशन देख और राइट साइड की तरफ क्या होगा, देखो लेफ्ट की तरफ टेंशन, लेफ्ट की तरफ टेंशन हुआ है, राइट की तरफ क्या हो रहा है, ट्रेकियल का डेविएशन हो रहा है। देखो क्वेश्चन यहाँ से फंसा सकता है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे सपोज दैट कि आपको ऑप्शन में दे दिया कि ट्रेकियल डेविएशन ऑन द लेफ्ट साइड, ट्रेकियल डेविएशन ऑन द लेफ्ट साइड और ट्रेकियल डेविएशन ऑन द राइट साइड। तो आपको किस पे चूज करना है, ये बात समझने लायक है कि आपको क्या समझना है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट की तरफ होगा, अगर राइट दिया हुआ क्वेश्चन में तो लेफ्ट की तरफ होगा। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, समझना क्वेश्चन को, समझ के पढ़ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड टेंशन दिखाया गया है, लेफ्ट की साइड बढ़ेगा तो राइट की साइड डेबिट होगा, राइट की साइड क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। झुकेगा या नहीं झुकेगा कि सर बिल्कुल झुकेगा। हाँ, अब क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला है तो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन कैसे बन गई। पेशेंट को सीबीपी लाइन डाली है तो इसको कैसे न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन बन गई। ये सबसे मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखा जाता है, मैंने आपको बताया कि सीवीपी जब भी हम डालते हैं तो मोस्ट कॉमन साइट होती है आईजेबी, इंटरजुगुलर वेन, और दूसरी होती है, फर्स्ट होती है और सेकंड कौन सी होती है, एसबीसी, सुपीरियर वेना केवा। कौन सी होती है, सुपीरियर वेना केवा। और सबसे मोस्ट कॉमन या रिस्क किस में होती है न्यूमोथोरेक्स होने की, तो एसबीसी के अंदर होती है। तो मोस्ट रिस्क ऑफ किसकी, न्यूमोथोरेक्स, किसके अंदर, इन एसबीसी, इन एसबीसी। एसबीसी का मतलब समझते हो, इंट्रावीनस कैथेटर। इंट्रावीनस जब भी हम इंट्रावीनस जब भी हम लगाएंगे, हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लाइन जब भी हम एसबीसी डालते हैं, सब क्लेवियन तरफ से डालते हैं तो कंडीशन क्या देखने को मिलती है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जब भी हमें क्या करना है, उसका यूज करना है तो हमें क्या करवाना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है, चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए कि वो जगह पे है या डिसलॉज हो चुकी है, कि हमारी जो कैथेटर हमने प्लेस किया है वो जगह पे है या डिसलॉज हो चुका है। आपको ये बात समझनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए तो, चीजें बहुत इजी हैं, आपको बस पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें इतनी इजी होती हैं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आप मात कहाँ खाते हो, जहां पे आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। मैं हमेशा कह रहा हूं आपसे, बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ना सीखो। क्वेश्चन आपने पढ़ना सीख लिया तो आप चुटकियों में आंसर कर दोगे, 100% चुटकियों में आंसर कर दोगे आप। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट विद प्लूरल इफ्यूजन। देखो क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस बने हैं कि एक क्लाइंट विद प्लूरल इफ्यूजन हैड ए थोरेसिक थोरैकोसिंथेसिस। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब समझते हो, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लूरल कैविटी, ठीक है, कि कोई भी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या बढ़ जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। अब आपने क्या किया, हैड ए थोरैकोसिंथेसिस। थोरैकोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, थोरासिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने वहां से फ्लूइड को निकाल लिया, एंड आपने क्या किया, सैंपल सैंपल भेजा फ्लूइड का, वॉज सेंट इन द लेबोरेटरी। आपने लैब के अंदर उस सैंपल को भेजा, एनालिसिस आपने करवाया फ्लूइड का, एंड लेवल्स इधर रेड ब्लड काउंट। आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला आपको वहां पे, आपने थोरैकोसिंथेसिस किया, थोरैसिक कैविटी से आपने फ्लूइड को निकाला, लैब के अंदर भेजा, लैब के अंदर क्या देखने को मिला कि उसके अंदर तो आरबीसी प्रेजेंट है, उसके अंदर तो आरबीसी प्रेजेंट है, कि है कि नहीं, बिल्कुल सर है। The nurse interrupt this kind of, this result is most consistent with, कि ये इन्फेक्शन से हुआ है, ये ट्रॉमा से हुआ है, लिवर फेलियर की वजह से हुआ है, या हार्ट फेलियर की वजह से हुआ है। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी आंसर होने वाला है इसका, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा आंसर। देखो कॉमन सेंस यूज करना है,
बिना कॉमन सेंस के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। आप में क्या करते हो, आप क्या करते हो कि क्वेश्चंस को समझते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कोई पेशेंट आता है जिसको क्या हो रखा है, फ्लूइड भरा हुआ है प्लूरल कैविटी के अंदर, आपने क्या किया, वहां से थोरैकोसिंथेसिस करवाया। थोरैकोसिंथेसिस का मतलब आपने फ्लूइड निकाला और लैब के अंदर भेजा, और लैब के अंदर लैब वाले ने बताया कि इसमें तो आरबीसीज प्रेजेंट है। जब भी आरबीसीज प्रेजेंट होती है, जब भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो वो किसकी वजह से देखने को मिल सकती है, ट्रॉमा की वजह से देखने को मिल सकती है। कैसी? ट्रॉमा, एक्सीडेंट की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिलेगी? एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या क्वेश्चन जाएगा बच्चों? क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमारा? क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सर ट्रॉमा ही आंसर जाने वाला है। क्या जाने वाला है? ट्रॉमा ही आंसर जाने वाला है। इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो इन्फेक्शन जब भी होगा, आपको अगर इसके अंदर आपने क्या करवाया, टेस्ट करवाया लैब के अंदर, आपको आरबीसीज देखने को मिली। सबसे पहली चीज आपको आरबीसीज देखने को मिली। नंबर दूसरी चीज, अगर आपको डब्ल्यूबीसीज काउंट देखने को मिला, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से वहां पे क्या देखने को मिली है, डब्ल्यूबीसीज देखने को मिली हैं, और उसकी वजह से वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है। अगर डब्ल्यूबीसीज मिलती हैं, अगर आपको लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर हुआ है और उसकी वजह से वहां पे पानी भरा हुआ है, आपने लैब टेस्ट करवाया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सीरम कंडीशंस देखने को मिलेगी। आपको सीरम देखने को मिलेगा, सीरम कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? लिवर फेलियर या रीनल फेलियर की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, या हार्ट फेलियर की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों? सीरम एक्यूमुलेट हो सकता है, या सीरम आपको देखने को मिल सकता है। और प्लूरल, जिसको भी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन होता है, जिस पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसको सीवियर पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। सीवियर पेन अकर अकर कब होता है? अकर, या फिर हम कह सकते हैं सीवियर पेन इंक्रीज विद इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब समझते हो कि इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस का लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस का छोड़ना। आगे बात समझ में? तो जब भी पेशेंट क्या लेगा, सांस लेगा, तो उसको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, सीवियर पेन आपको देखने को मिल सकता है। मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। अगर आपको आरबीसीज देखने को मिल रही हैं, तो ट्रॉमा की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से देखने को मिलती है, ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से देखने को मिली है। अगर आपको डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता, आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता, इन्फेक्शन की वजह से कंडीशन हुई है। अगर आपको सीरम देखने को मिल रहा है, तो वो हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर या रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को बताती है। क्या मेरी बात आपको तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है यहाँ तक की कहानी? बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत इजी है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल नॉर्सेट पूछ रहा है, क्योंकि नॉर्सेट जो है एकदम टोटली कैसा हो गया है, टोटली कैसा हो गया है, प्रैक्टिकल बेस हो गया है। कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? टोटली प्रैक्टिकल बेस हो गया है। तो प्रैक्टिकल बेस की तरह ही आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए नर्स इज शेड्यूलिंग ए क्लाइंट फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज। एक नर्स क्या कर रही है, शेड्यूल है एक पेशेंट, आपके पास एक पेशेंट है, एक पेशेंट क्या कर रहा है, शेड्यूल्ड है। किसके लिए बच्चों? एक मरीज आपके पास है, वो शेड्यूल्ड है किसके लिए, डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए। मतलब आपको एक जीआईटी सिस्टम की क्या होनी है, स्टडीज होनी है। एंड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज प्रिस्क्राइब्ड, इफ प्रिस्क्राइब्ड शुड द नर्स शेड्यूल लास्ट। मतलब कि ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको बाद में सबसे लास्ट में हमें करना चाहिए। लास्ट के बारे में पूछा है कि हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए। देखो, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या पूछा गया है, कि लास्ट के अंदर पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो चुपचाप इसका आंसर करें, नहीं आता है तो मेरी बात सुने। ठीक है? देखो, अब इसका आंसर देखो बहुत इजी है, इसका आंसर बहुत इजी है। आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, कॉलोनोस्कोपी आप करवा सकते हो, आप कंप्यूटर मतलब कि सीटी स्कैन आप करवा सकते हो, लेकिन बेरियम एनीमा आप करवाते हो। अगर आपने बेरियम एनीमा करवाया, तो बेरियम एनीमा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
एनीमा को इंसर्ट करना पड़ेगा, एनीमा इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। जब आप एनीमा इंसर्ट करोगे तो आपको लगभग कितने टाइम चाहिए? 72 आवर्स का टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? इसको एस्केप आउट करने के लिए 72 आवर्स का आपको क्या चाहिए? आवर्स चाहिए। 72 आवर्स आपको क्या चाहिए? क्लियर करने के लिए चाहिए। इतना टाइम आपके पास ये मतलब 3 दिन आपको इसके टेस्ट के लिए चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव टेस्ट आपको देखने को मिलता है। पॉजिटिव नेगेटिव आइदर मतलब एक करेक्शन ऑफ द टेस्ट आपको देखने को मिलता है 72 आवर्स के बाद। आगे बात समझ में, तो 3 दिन तक तो पेशेंट वेट नहीं करेगा, 3 दिन तक तो पेशेंट वेट नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सारे जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड है, कॉलोनोस्कोपी है, हमारी सीटी स्कैन है, सबको हमें पहले करवाना है, बस हमें बेरियम एनीमा को बाद में करवाना है। आगे बात समझ में, क्योंकि बेरियम एनीमा वो जो होता है उसको 72 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, क्लियर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये क्या काम करेगा कि अगर आपको एक ऑब्टेनिंग मैं कह रहा था, करेक्ट आपको अगर विजुअलाइजेशन चाहिए, करेक्शन आपको एकदम लैब की जो वैल्यूज को करेक्ट आपको चाहिए, तो वो कंडीशन में आपको 72 आवर्स के अंदर इसको रखना ही पड़ेगा। और जब भी बेरियम एनीमा पेशेंट लेता है, बेरियम एनीमा जब भी पेशेंट लेता है, तो उसको क्या कहना है, उसको क्या कहना है कि अपना जो फ्लूइड इंटेक है, फ्लूइड जो इंटेक है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बेरियम को हम बॉडी के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। आपको क्या करना है, फ्लूइड आपका फ्लूइड लेवल बढ़ाओ, और फ्लूइड लेवल के साथ साथ इसको क्या करो, आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मेरी बात यहाँ तक पहुंच गई है कि फ्लूइड इंटेक आपको बढ़ाना है, और फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के बाद इस कंडीशन को आप बाहर निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया। इस कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर किसी प्रकार की आपको कोई डाई इंसर्ट नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एनीमा ही आपको इंसर्ट करना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट के अंदर नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, इसको लास्ट के अंदर रखा जाता है। आगे बात समझ में, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। The nurse is caring for the client who is scheduled have the liver biopsy, कि भैया लिवर बायोप्सी के लिए एक बंदा शेड्यूल्ड है, एंड बिफोर द प्रोसीजर इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स असिस्ट द क्लाइंट, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए पेशेंट को असिस्ट करना पड़ेगा एक नर्स को। एक नर्स क्या करेगी कि पेशेंट को असिस्ट करेगी कि ये कंडीशंस पेशेंट के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो भी कंडीशन लिवर बायोप्सी से पहले। एक पेशेंट आपके पास दिया हुआ है, पेशेंट को लिवर बायोप्सी के लिए क्या करा है, पेशेंट को लिवर बायोप्सी के लिए रखा गया है। जब भी लिवर बायोप्सी के लिए रखते हैं तो कौन सी कंडीशन को हम चेक करते हैं? क्या टॉलरेंस ऑफ पेन के लिए करते हैं? देखो, पेन के लिए अगर करोगे तो आप क्या दे सकते हो, उसको लोकल दे सकते हो, तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी, पेन होगा ही नहीं उसको। आजकल तो कंडीशन ऐसी चल रही है। एलर्जी टू आयोडीन एंड सेल्फिश, अगर आप आयोडीन की एलर्जी चेक कर रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फिश की आप एलर्जी चेक कर रहे हो, तो ये कंडीशन हम कब करते हैं, जब हम किसी कॉन्ट्रास्ट को क्या करते हैं, जब हम किसी कॉन्ट्रास्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डाई को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। जब भी आपने देखा होगा सीटी स्कैन, जब भी हम पेशेंट का कराने जाते हैं, एमआरआई करवाने जाते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, और कॉन्ट्रास्ट डालते समय हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, उससे पूछना होता है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, पहले कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, क्योंकि डाई के अंदर आयोडीन और सेल्फिश का कंटेंट होता है। अगर उससे एलर्जी होगी तो पेशेंट को एलर्जी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात भी गलत हो गई। ठीक है भैया, ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी गलत हो गई। हिस्ट्री ऑफ द नोजिया वॉमिटिंग, देखो नोजिया वॉमिटिंग इज द लोकल, एक हम कह सकते हैं कि जनरल चीजें होती हैं कि किसी भी कारण से आपको नोजिया वॉमिटिंग आ सकती है, तो ये भी एक स्पेसिफिक कारण नहीं होगा, नोजिया वॉमिटिंग को हम असिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एबिलिटी टू लाई स्टिल, होल्ड द ब्रीथ, आपको क्या करना है, पेशेंट के जिस भी पेशेंट का लिवर बायोप्सी होने जा रहा है, उस पेशेंट से आपको क्या करवाना है, उसको प्रैक्टिस करवानी है कि वो अपनी सांस को रोके रखे, अपनी सांस को रोक सके कुछ चंद सेकंड के लिए, कुछ चंद मिनट के लिए वो अपनी सांस को रोक सके। आगे बात समझ में, तो ये हमें पेशेंट से चेक करवाना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? तो पेशेंट को हमें क्या करना है कि होल्ड द ब्रीथ, उसको ये चेक करना है कि वो बंदा जो आपका पेशेंट है वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो यही चेक करना होता है लिवर बायोप्सी से पहले। अब क्यों करना होता है इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्यों करना होता है, क्यों करना होता है, क्योंकि
जब भी हम क्या करते हैं, लिवर के अंदर एक निडल इंसर्ट करते हैं, जब भी हम निडल इंसर्ट करते हैं, अगर आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपांड होंगे, मतलब कि उसके अंदर हवा भरी हुई होगी, तो लंग्स को पंक्चर होने से बचाया जा सकता है, लंग्स को पंक्चर होने से बचाया जा सकता है ना? और अदर ऑर्गन्स को पंक्चर होने से बचाया जा सकता है। आगे बात समझ में, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि होल्ड ब्रीथ को होल्ड करना होता है ड्यूरिंग द लिवर बायोप्सी। देखो, इसमें क्या होता है कि अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, avoid the complications such as puncturing of the lungs and other organs, कि अदर ऑर्गन्स को और लंग्स को क्या कराया जा सके, क्या कराया जा सके, कॉम्प्लिकेशन से या पंक्चर होने से बचाया जा सके। आगे बस में, अब जब ये क्या होता है, पेन की बात भी आप कर सकते, पेन की बात भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, लोकल दे सकते हो, लोकल की कंडीशन में वो पेन नहीं होगा, है ना? दूसरी बात हमने यहाँ पे करी है, दूसरी बात कौन सी करी है कि एलर्जी कंडीशन है, तो एलर्जी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इस पेशेंट के अंदर डालते हैं, यहाँ पे हम किसी कॉन्ट्रास्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ नोजिया वॉमिटिंग की कोई एक हम कह सकते हैं स्पेसिफिक बातें नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज थी कि लिवर बायोप्सी जिस पेशेंट को होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन में करते हैं कि आपको क्या करना है, पेशेंट को एक पेशेंट को ये सिखाना है कि आपको क्या करना है कि होल्ड करना है ब्रीथ को कुछ चंद सेकंड्स के लिए, जैसे ही पंक्चर कर लेगा आप अपनी क्या कर सकते हो, ब्रीथ को छोड़ सकते हो। आगे बात समझ में, चलिए। और जब भी लिवर बायोप्सी के बाद आपको क्या देखने को मिलती है, लिवर बायोप्सी करता है पेशेंट, जब भी कोई डॉक्टर जो लिवर बायोप्सी करता है तो ब्लीडिंग कंसर्न होता है, क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ब्लीडिंग का कंसर्न हमेशा रहता है कि ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, ब्लीडिंग का कंसर्न हमेशा रहता है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो और ये चीजें हैं कि जब भी आप लिवर बायोप्सी करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पोजीशंस का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी पोजीशंस हम पेशेंट को दे सकते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट का यूज करते हैं वो कौन सी पेशेंट का यूज करते हैं, सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं, कौन सी पोजीशन का, सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं। और जब भी हम पेशेंट को लिवर बायोप्सी करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, हम हमारे टेस्ट करवाते हैं, कोagulation प्रोफाइल करवाते हैं, कोagulation टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट के। कोagulation टेस्ट कौन कौन से होते हैं कि भैया पीटी टाइम हम दे सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम दे सकते हैं, एंड प्लेटलेट काउंट हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देखो आपको क्या क्या चीज देखनी है, एक तो आपको प्लेटलेट काउंट देखना होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखना होता है ना? ये सारी चीजें आपको कब करवानी है, बिफोर द लिवर बायोप्सी। अगर ब्लीडिंग होती भी है इन केस, तो आपको क्या कर सके, अगर सपोज दैट किसी का प्लेटलेट काउंट कम है और उसकी आपने लिवर बायोप्सी कर दी, अगर लिवर बायोप्सी आपने कर दी है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, आपको ब्लीडिंग अकर देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसका आंसर आपको करना है, ठीक है? ए नर्स इज क्या कर रही है, नर्स इंसर्ट द इंडवेलिंग कैथेटर, ए नर्स इज इंडेलिंग द इंडवेलिंग फॉलिस कैथेटर इनटू द ब्लैडर एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, मतलब कि ऑपरेशन के बाद एक क्लाइंट आपके पास आया है और वो क्या कर रहा है, इंडवेलिंग, उसको एक कैथेटर डाला जा रहा है, एंड हु हैज नॉट अवॉइडेड 8 hours एंड हैज अ डिस्टेंडेड ब्लैडर, मतलब कि उसका ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड हो चुका है, एंड आफ्टर ट्यूबिंग सिक्योर द कलेक्शन बैग एंड हंग ऑन द बेड फ्रेम, मतलब कि उसको आपने कलेक्शन बैग को लटका दिया है एक बेड की फ्रेम से, एंड नर्स नर्स क्या कर रही है, नोटिस कर रही है कि 900 ml, मतलब कि 900 ml यूनिट, 900 ml यूरिन जो है वो ड्रेन हो चुका है कलेक्शन बैग के अंदर। द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होने वाला है?
फटाफट से आंसर करेंगे इस बात का। देखो समझना इस चीज को कि आपके पास एक कोई पेशेंट आता है, पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन के बाद आता है, आप उसको एक कैथेटर डालते हो, उसका डिस्टेंडेड ब्लैडर हो रखा है, उसको ड्रेन करने के लिए आपने एक पाइप लगा दिया जिसको फॉलिस हमने इंडवेलिंग फॉलिस कैथेटर का, उसके अंदर एकदम से 900 ml 900 ml यूरिन आ चुका है। अब 900 ml यूरिन आ चुका है तो उस कंडीशन में आपका काम क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की चेक करोगे या क्लैम द ट्यूबिंग फॉर 30 मिनट्स एंड देन रिलीज। आप पहले उसको क्लैम कर दोगे, उसके बाद उसको रिलीज करने की कोशिश करोगे एंड प्रोवाइड द सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, कि आप उसकी सुप्रा प्यूबिक पे प्रेशर डालोगे एंड मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ द यूरिन and raise the collection bag and high enough to show the rate of drainage। क्या आप कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आप क्या काम करोगे? फटाफट से आंसर देखेंगे। फटाफट से इस बात का आंसर मुझे बताएंगे कि क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहली चीज कि आपने क्या देखा कि आपने एक कैथेटर लगाया और कैथेटर के साथ साथ 900 ml यूरिन जो है वो पास आउट हो चुका है। देखो रैपिड एम्पटिंग की वजह से, रैपिड एम्पटिंग ऑफ लार्ज अमाउंट यूरिन में engorge the pelvic blood vessels। कि पेशेंट की जो पेल्विक वॉल की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो इंगॉर्ज हो जाएंगी। इंगॉर्ज इंगॉर्ज अगर हो गई बाय चांस तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर सपोज दैट एक साथ से क्या हो जाएगा, एक साथ से अगर एम्पिटी देखने को मिलेगी कंडीशन, तो इंगॉर्ज अगर ब्लड वेसल्स हो जाएंगी और ब्लड वेसल्स इंगॉर्ज होने के बाद क्या कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट को? पेशेंट को हैवी पेन देखने को मिल सकता है और भी नई कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि पेशेंट का जो कैथेटर है उसको क्लैम्प करना है, जो कैथेटर है जो ट्यूबिंग्स है उसको क्लैम्प करना है 30 मिनट के लिए और उसके बाद उसको रिलीज करना है, ताकि ऐसे क्या हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, उसको टाइम मिल सके, एकदम से रैपिड एम्पुटिंग नहीं हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और तीसरी हम तीसरी बातें करते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर ऑप्शन फर्स्ट की हम बातें करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर क्या देखा गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में यहाँ पे देखा गया है, इट इज नॉट इफेक्टिव। ये कोई इफेक्टिव नहीं होती है। ये कैसी होती है? कोई इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड सुप्रा प्यूबिक प्रेशर ऑन मेंटेन द स्टेडी फ्लो। अगर आप ऐसा करते हो, प्रेशर डाल के उस यूरिन को बाहर निकालते हो, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। एंड ऑप्शन 4 की बात करते हैं, कॉज द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, इन्फेक्शन को लीड करता है, रिलीज द कलेक्शन ऑफ बैक इन हाई एनफ टू स्लो द रेट ऑफ ड्रेनेज। अगर आपको ऐसा करना है तो ये कैसा हो सकता है? इन्फेक्शन को लीड करता है। किसको करता है? कि बच्चों इन्फेक्शन को लीड करने वाला ऑप्शन है ये। आगे बात सुनने, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी पेशेंट आपके पास आता है, उसका एक साथ अगर यूरिन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्लैम्प कर देना है, उसके बाद उसको रिलीज करना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को इंगॉर्ज नहीं करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि टोटल जो कैपेसिटी होती है ब्लैडर की वो कितनी होती है? टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, अगर ब्लैडर की टोटल कैपेसिटी की मैं बात करूं तो कितनी होती है बच्चों? 1.5 लीटर की, 1 लीटर की होती है। कैसी होती है? 1 लीटर की होती है। अब 1 लीटर की जो होती है और टोटल ml, टोटल ब्लड टोटल हमारा कह सकते हैं कि टोटल यूरिन आउटपुट, टोटल यूरिन आउटपुट कितना होता है? तो 1500 से 2000 ml तक होता है। हमारी एक ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 लीटर की होती है और टोटल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 1500 से 2000 ml पर डे। कितना होता है पर डे का? 1500 से 2000 ml तक क्या होता है हमारा? यूरिन आउटपुट होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई? इस कंडीशन के अंदर आपको समझ में आया? मैंने आपको एक फिनोमेना दिया था, इस फिनोमेना के अंदर आपको समझ में आया?
बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए। द नर्स हैज द प्रिस्क्रिप्शन टू द एडमिशन एम्पोटेरिसिन बी। आप समझना इस क्वेश्चन को। एम्पोटेरिसिन बी का क्वेश्चन है। एम्पोटेरिसिन बी क्या है कि देखो, एक तो सबसे पहली बात तो ये कैसी दवाई है? एंटी फंगल। ये क्या है? एंटी फंगल दवाई है। कैसी है? एंटी फंगल दवाई है कि a nurse has a prescription to administer the amphotericin B and intravenously and client with the hypo हिस्टोप्लाज्मोसिस में क्लाइंट कैसा है? हिस्टोप्लाज्मोसिस से ग्रसित है, उसको एम्पोटेरिसिन बी प्रिस्क्राइब करी है। किसने? डॉक्टर ने। एंड नर्सेस प्लान टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एंड फॉलोइंग ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ द मेडिकेशन, कि आपको कौन सी कंडीशन को ध्यान रखना है। क्या ये मॉनिटर हाइपोथर्मिया करती है, या मॉनिटर द एक्सेसिव यूरिन आउटपुट को आपको देखना है कि बहुत ज्यादा करती है, कि एडमिशन द कॉन्करेंट फ्लूइड चैलेंज एंड असिस्ट द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट। देखो, सबसे पहली चीज बात करता हूं कि एम्पोटेरिसिन जो बी होती है वो कैसी होती है बच्चों? एंटी फंगल होती है। एंटी फंगल होती है और स्टोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आती है। ये बात तो क्वेश्चन के अंदर ही बताई गई है। अब जब एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इसके जो हम कहते हैं कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो कौन-कौन से हैं? साइड इफेक्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो साइड इफेक्ट क्या-क्या आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन? जब आप एडमिशन करते हो, एडमिशन इस ड्रग को करते हो, तो आपको कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहली चीज़, आपको चिल्स देखने को मिल सकता है। चिल्स आपको देखने को मिलेगा, फीवर आपको देखने को मिलेगा, हेडेक आपको देखने को मिलेगा, हेडेक आपको देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? और कौन-कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है? इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस, क्योंकि रीनल फंक्शन जब इम्पेयर्ड होते हैं तो डिक्रीज आउटपुट को क्या कर देती है? स्लो कर देती है, मतलब कि यूरिन आउटपुट को स्लो करने का काम करती है। और ये जो मेडिकेशन होती है वो इरिटेटिंग होती है, इरिटेटिंग इन नेचर में कैसी होगी? इरिटेटिंग होगी, और इरिटेटिंग जब होगी तो हमारी वेन्स के अंदर क्या कर देगी ये? थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस का काम करेगी। क्या करेगी? कि वेन्स को इरिटेट करने का काम करेगी। वेन्स इरिटेट होंगी तो क्या कंडीशन होगी? थ्रोम्बो फ्लेवाइटिस। वेन इरिटेट होंगी, उसके बाद क्या होगा? थ्रोम्बो फ्लेवाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको क्या करना होगा? इसीलिए आपको अपनी आईवी साइट को क्या करना होगा? असेस करना होगा जल्दी से जल्दी। इन्फ्यूजन साइट को असेस करना हो। जिस भी बच्चे का फोर्थ आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे और बातें करूंगा कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? देखो, जब भी इस एम्पोटेरिसिन बी को पेशेंट लेता है तो आपको एक तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है पेशेंट का। फ्लूइड इनटेक आपको पेशेंट का इंक्रीज कर देना है, ठीक है? और जब भी आप इंक्रीज करते हो, देखो सबसे पहली चीज तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है? नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब मैंने आपको बताया कि ये किडनी के फंक्शंस को क्या करती है? अल्टर्ड करने का काम करती है। सो क्या करते हैं? सो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT इज डन। KFT इज डन। आगे बात समझ में। और डॉक्टर क्या करवाता है? डॉक्टर का काम होता है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन की रिपोर्ट करवाना, क्रिएटिनिन की रिपोर्ट करवाना, क्रिएटिनिन की रिपोर्ट करवाना। अब देखो, इस बात के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि एम्पोटेरिसिन बी क्या काम करती है। एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। साइड इफेक्ट्स मैंने आपको उसके बारे में बताया कि चिल्स, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस एंड इरिटेटिंग ड्रग होती है। इरिटेटिंग की वजह से क्या काम करती है? वेन्स को इरिटेट करेगी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करने का काम करेगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपसे, देखो एम्पोटेरिसिन पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% इस बात को कर दोगे, लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, इसको यूज नहीं किया जाता। एम्पोटेरिसिन बी को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, तो नॉट डायरेक्टली यूज।
कैसे करते हैं? तो यूज आफ्टर सोनिकेटिंग द ड्रग। सोनिकेटिंग का मतलब होता है सोनिकेटिंग का मतलब होता है सोनिकेटिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना। देखो लिक्विड फॉर्म में आता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको वाइब्रेट करके एक मशीन होती है सोनिकेट मशीन। सोनिकेट मशीन के अंदर इसको रखा जाता है और इसको वाइब्रेट किया जाता है। वाइब्रेट तब तक किया जाता है 45 मिनट्स। जब भी इसको देना होता है तो हमें 45 मिनट्स पहले हमें क्या करना होता है, इसको सोनिकेट करना होता है। आप सोनिकेट जब आप इसको कर दोगे तो इसको कैसे हो जाओगे, ये देने लायक हो जाएगी। अगर इसको डायरेक्ट आपने पेशेंट के अंदर लगा दिया तो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, सोनिकेटिंग के बाद ही इसको यूज करना है। अब जब सोनिकेट आप कर दोगे पेशेंट को, इसको ड्रग को, तो ही आप इस पेशेंट के अंदर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? यहाँ तक की कहानी जो है, आज की क्लास हमारी इतनी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। यहाँ तक के क्वेश्चन सबको समझ में आए, आई होप। देखो क्वेश्चन करना मुद्दा नहीं होता है, क्वेश्चन तो हर कोई करवा देगा, क्वेश्चन करना मुद्दा नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना मुद्दा होता है। क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो टॉपिक घूम रहे हैं उनको समझना और उनसे लीड करना मुद्दा होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि फीवर देखने को मिलेगा। तो फीवर का मतलब होता है हाइपरथर्मिया। हाइपर थर्मिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉनिटर द एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, कि भैया एक्सेसिव यूरिन आउटपुट नहीं होता है, यहाँ पे यूरिन आउटपुट लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, सिम्टम्स के बारे में समझना है। वही सारी चीजें जितनी भी मैंने एम्ब्रॉयडरेशन वीक के बारे में बताई है वो सफिशियंट है। अगर आप इतना भी पढ़ते हो तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता इससे क्वेश्चन आने में। आगे बात में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें। आपको 100% आपकी डाउट को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। हमारे सपोर्टिव नंबर्स होते हैं 9057064291। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसने भी 45 दिन की क्लासेस ले ली ना, वो 100% अपने सिलेक्शन के दायरे में पहुंच जाएगा, सिलेक्शन के पास पहुंच जाएगा, 100% कह रहा हूँ। आगे बस में, क्योंकि हम इसमें सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जितने भी नर्सिंग के टॉपिक्स हैं सबको कवर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।